मैं अपने मम्मी पापा को सबक सिखा कर रहूंगी। स्नेहा कनाडा से इंडिया आने वाली फ्लाइट में बैठ गई। आज वह बहुत खुश है। पूरे 1 साल बाद वह अपने दादा दादी और मम्मी पापा से मिलेगी। उसके मन में तमाम सवाल उमड़ घुमड़ रहे हैं। अपने घर चंडीगढ़ जाकर के वह अपनी दादी बाबा से मिलेगी, उनसे ढेर सारी बातें करेगी। कितने दिन हो गए हैं उनसे मिली ही नहीं हूँ। पिछले 4 महीनों से फोन पर भी बातें नहीं हो पाई हैं। उसका दिल कर रहा है कि जल्दी से उड़कर वह इंडिया आ जाए। कब अपनी स्नेहमयी दादी की गोदी में सर रखकर लेटे और उसकी दादी प्यार से उसके सर पर हाथ घुमाए। दरअसल स्नेहा अपने मम्मी पापा और दादी बाबा के साथ चंडीगढ़ में रहती है। स्नेहा के पापा का इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का बहुत बड़ा बिजनेस है। घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। स्नेहा की मम्मी स्वभाव में बहुत ही कड़क है। स्नेहा की मम्मी सिमरन को यह पसंद नहीं है कि स्नेहा बार बार अपनी दादी के कमरे में जा करके उनसे मिले, अपनी पढ़ाई कर छोड़ करके उनसे कहानी सुने। उसकी मम्मी को हर चीज घर में व्यवस्थित चाहिए। अगर कोई भी चीज घर में इधर से उधर हो जाती है तो सिमरन पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। लेकिन स्नेहा का मन तो अपने दादी दादा के साथ ही ज्यादा लगता है, क्योंकि उसके पापा तो ज्यादातर समय अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं। रात को थक हार कर आते हैं तो सो जाते हैं। सुबह जब तक वह सोकर उठते हैं तब तक स्नेहा स्कूल चली जाती है, तो उसके पापा से उसकी बातचीत ना के बराबर होती है। रही बात मम्मी की, तो मम्मी के घर में इतना ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि वह अपनी मम्मी से ज़्यादा बात भी कहने से डरती है। अगर वह अपनी मम्मी से कोई बात कहती भी है तो वह सुनने की जगह उसे डांट देती हैं। घर में जरा सभी नुकसान अगर होता है तो सब पर बहुत गुस्सा करती हैं। एक बार तो दादी के हाथ से मम्मी की एक ब्रांडेड घड़ी टूट गई थी, तो मम्मी ने दादी का पर इतना गुस्सा किया था कि दादी रोने ही लगी थी। जब पापा ने उनको दूसरी नई घड़ी ला कर दी तब जाकर उनको शांति मिली थी। अब तो स्नेहा के दादी दादा को भी अपनी बहू सिमरन के हिसाब से ही घर में रहने की आदत पड़ गई है। हर एक नियम को मानने की आदत पड़ गई है, क्योंकि अगर वह अपनी बहू के हिसाब से नहीं चलेंगे तो घर में कलह और हंगामा हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वह बहू के हिसाब से ही चल लेते हैं। अगर कभी स्नेहा उनके कमरे में होती है और बहू आ जाती है तो उसके दादाजी कहते हैं, जल्दी से तू अपने कमरे में चली जा, नहीं तो मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। इसलिए वह चुपचाप दबे पाँव अपने कमरे में आ जाती है। स्नेहा से बड़ा उसका एक भाई मुकुल है। वह अभी कॉलेज में है और अपने विदेश जाने की तैयारी कर रहा है। वह तो ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता है, अपने कॉलेज और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता है। हालांकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। वह स्नेहा से बहुत प्यार करता है और अपने दादा दादी का भी ख्याल रखता है। एक दिन सिमरन अपने घर पर किटी पार्टी का आयोजन करती है, जिसमें उसकी बहुत सारी सहेलियां आती हैं। घर में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। कुछ चीज़ें घर पर बनाई जाती हैं और कुछ खाने की चीज़ बाहर से मंगवाई जाती हैं। सिमरन ने पहले ही अपने सास ससुर को कह दिया था कि जब तक उसकी किटी पार्टी चलेगी तब तक तुम लोग अपने कमरे से मत निकलना। जब हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी तो मेरी सहेलियां चली जाएंगी, तभी अपने कमरे से बाहर आना। सिमरन की पार्टी जोर शोर से चल रही थी। पास में ही हॉल में बैठी स्नेहा भी टीवी पर अपना कार्टून देख रही थी। तभी अचानक से उसकी दादी को बहुत तेज खांसी आती है। दादाजी कमरे में पानी को तलाशते हैं, लेकिन पानी का जग तो पूरी तरह से खाली है। पानी लेने के लिए वह बाहर निकलते हैं तो बाहर हॉल में डांस कर रही उसकी सहेलियां सिमरन के बूढ़े ससुर को देख करके थोड़ा सा सकपका जाती हैं और कहती हैं, सिमरन, तूने बताया नहीं कि तेरे सास ससुर घर पर ही हैं। तू तो कह रही थी वह तेरी ननद के इधर कुछ दिनों के लिए गए हैं।
अगर वह लोग घर पर थे तो तू पहले ही बता देती, हम लोग बाहर किसी रेस्टोरेंट पे पार्टी रख लेती। सिमरन अपनी सहेलियों की बात को सुनकर सकपका जाती है, क्योंकि उसने झूठ बोला था। वह बात बनाती हुई कहती है, अरे नहीं जाना था तो पर जा नहीं पाए। मैं तुम्हें बताना भूल गई। पर उसे अपने सास ससुर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो लग रहा था कब मेरी सहेलियां जाए और मैं उनको अच्छी तरह से डांट लगाऊं। स्नेहा फटाफट से दादाजी की हेल्प करते हुए आरओ का पानी भर देती है और दादी के कमरे में ले जाती है। स्नेहा 14 साल की है। सहेलियों के जाते ही सिमरन सास ससुर के कमरे में आती है और आके तैराते हुए कहती है, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि जब तक मेरी किटी पार्टी चलेगी तुम दोनों में से कोई भी कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन तुम्हें तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मेरी इंसल्ट कराने में तुम्हें बहुत मजा आता है। क्या सोच रही होगी सारी सहेलियां मेरे बारे में? तुम्हारी वजह से आज मैं उनके सामने झूठी हो गई। शांता को बहुत तेज खांसी आ रही थी। जग में पानी नहीं था। अगर पानी नहीं देते तो ऐसा लग रहा था कि अभी वह खास खास की जमीन पर गिर पड़ जाएगी। खांसी ही आ रही थी, कोई अटैक तो नहीं पड़ा था जो मर जाती। थोड़ी देर पानी नहीं पीती तो क्या हो जाता। आइंदा से कभी ऐसे फिर मत करना। मैंने जो कहा है उसी को सुनना। और पैर पटकती हुई सिमरन अपने कमरे में चली जाती है। स्नेहा को अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह माँ के कमरे में जाती है और कहती है, माँ आपने दादी को इतना क्यों डांटा? गुस्से में सिमरन स्नेहा के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, बड़ी आई दादी वाली, जा चुपचाप से अपने कमरे में बैठ जा, नहीं तो एक और थप्पड़ पड़ेगा। उस दिन सिमरन अपने सास ससुर को कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है। पार्टी का बचा हुआ खाना पीने का सामान अपने घर के नौकर को दे देती है। घर में भी कुछ खाने को नहीं बनाने देती और बेटा रात को 10 बजे तक अपनी दुकान बंद करके आता है। तब तक तो उसके सास ससुर के सोने का समय हो जाता है, तो उसकी भी अपने बेटे से बात नहीं हो पाती है। तो बेटे से मेरी शिकायत क्या ही लगाएंगी। स्नेहा जब देखती है कि उसके दादी बाबा भूखे पेट सो रहे हैं तो रसोई से चुपचाप से 2 समय से उठा लाती है, जिसे सिमरन ने स्नेहा को खाने के लिए दिया था। लेकिन स्नेहा ने खाए नहीं थे क्योंकि उसने चिप्स और पिज्ज़ा खा लिए थे, जिससे उसका पेट भर गया था। तो समोसा उठाकर किचन में रख आई थी। वही दोनों समोसे लेकर वह दादी बाबा के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, आप इनको चुपचाप से खा लो, मम्मी को मत बताना। दादी और बाबा सिमरन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, ठीक है बेटा, हम दोनों एक एक समोसे खा लेंगे, पर तू अभी जल्दी से अपने कमरे में जा। अगर तेरी मम्मी ने देख लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी डांट पड़ जाएगी। दबे पैर से स्नेहा अपने कमरे में आ जाती है। सिमरन को अपने सास ससुर का घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से मुझे घर में बहुत डिस्टर्ब होता है। तुम्हारी माँ दिन भर खांसती रहती हैं और तुम्हारे पापा भी पूरे घर में इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं। ना ही तो मैं घर पर किसी को बुला सकती हूँ, ना ही कोई पार्टी कर सकती हूँ। एक काम करो, तुम अपनी माँ को वृद्धा आश्रम भेज दो। उनका जो भी खर्चा होगा हम देते रहेंगे, पर घर में नहीं रखेंगे। संदीप कहता है, कैसी बातें कर रही हो सिमरन? मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम
भेज दूंगा तो वह हमारे बिना उधर कैसे रहेंगे? आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। ठीक है, अगर तुम अपने मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम नहीं भेजोगे तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। रहो अपने मम्मी पापा के साथ। संदीप असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता है क्या करना है। उस समय तो वह सिमरन को किसी तरह से समझाकर शांत कर देता है और अपने मम्मी पापा को भी समझा देता है कि तुम सिमरन के कामों में उसे डिस्टर्ब मत किया करो। लेकिन सिमरन को तो इस सब से तसल्ली नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय बीतित होता है। स्नेहा का बड़ा भाई मकुल पढ़ाई करने के बाद अमेरिका चला जाता है। उसे अमेरिका में एक कंपनी में जॉब करने का ऑफर मिला था, तो वह अपने जॉब के सिलसिले में अमेरिका जाकर बस गया। आज उसको अमेरिका गए हुए पूरा 2 साल बीत गए। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए स्नेहा भी विदेश जाने के सपने संजोए रही है। उसका सपना कनाडा जाने का है और आखिरकार वह समय भी आ जाता है जब वह एक डॉक्टर बनकर कनाडा जाने लगती है। आखिरकार कनाडा जाने का उसका बचपन का जो सपना था, लेकिन आज स्नेहा का सपना पूरा हो तो रहा है, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं दुखी था। उसे अपनी दादी बाबा को छोड़कर कनाडा जाने का दिल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सपने क्यों छोड़ दे और अब इंडिया में ही अपने दादी बाबा के साथ रहे, क्योंकि उसे अपनी दादी बाबा से बहुत प्यार था। उसकी दादी बाबा भी स्नेहा को बहुत प्यार करते थे। प्यारी प्यारी कहानी सुनाते थे, पार्क में घुमाने ले जाते थे। उसकी दादी स्नेहा को 2-2 छोटी बनाती थी। दादी कहती हैं, बेटा तू जा तो रही है, पर तेरे बिना मेरा और तेरे दादाजी का मन भी बिल्कुल नहीं लगेगा। एक घर में तू ही थी जिससे हम दोनों का मन लगा रहता था। लगता है कि घर में कोई अपना है। बड़ी मुश्किल से एक बार स्नेहा ने अपनी मम्मी से कहा भी कि माँ मुझे कनाडा नहीं जाना, मैं इंडिया में ही रह करके किसी अच्छे से अस्पताल में नौकरी कर लूँगी, कहीं भी मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अब अपना देश छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा है। तो उसकी माँ गुस्सा होते हुए कहती हैं, कैसी बातें कर रही है स्नेहा, तेरा तो बचपन का सपना था कनाडा जाने का और अब तू मना कर रही है। सारी तैयारियां हो गई हैं, तेरे पापा ने टिकट भी करा लिया है और अब तू ऐसे कैसे मना कर सकती है, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। भारी मन से स्नेहा कनाडा चली तो जाती है, लेकिन अब स्नेहा बड़ी हो चुकी है, दुनियादारी की समझने लग गई है। अब वह अपने दादी बाबा को छोड़कर कनाडा चली तो गई थी, लेकिन उसका अब उधर दिल नहीं लग रहा है। बड़ी मुश्किल से वह 1 साल कनाडा में निकालती है और वापस इंडिया आने का प्लान करने लगती है। आज वह इंडिया आ रही है। स्नेहा प्लेन में बैठी बैठी जल्दी से इंडिया आने का इंतज़ार कर रही है। अपनी दादी बाबा से मिलने के लिए उतावली हो रही है, क्योंकि अपनी दादी बाबा से वह पिछले 4 महीनों से कोई भी बात उसकी नहीं हो पाई है। जब भी वह मम्मी से पूछती तो मम्मी कहती वह बुआ जी के घर चली गई हैं और अब तो मुझसे बात भी नहीं करती हैं। मैंने उनको कितनी बार मना कर लाने की कोशिश की है, लेकिन वह आने से इनकार कर देती हैं। अपनी बेटी के घर पर आराम से रह रही हैं। स्नेहा की मम्मी के कड़क व्यवहार की वजह से कभी उसकी बुआ से भी बात नहीं होती थी, इसलिए उसकी बुआ का नंबर भी उसके पास नहीं था।
कि वह बुआ से बात करके दादी का हाल चाल पूछ ले। इंडिया आने पर स्नेहा अपने घर आती है और अपनी मम्मी से कहती है, मुझे बुआ के घर का पता बताओ, मुझे दादी बाबा से मिलने जाना है, मुझे उनसे मिलना है, कुछ भी हो जाए। सिमरन कहती है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हारी बुआ तो दादी बाबा को साथ लेकर अभी अपने बेटे बहू के पास अमेरिका गई हैं, तो तुम अपने उनके पास जा करके क्या करोगी? 1 महीने बाद जब वह आएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। बेचारी स्नेहा अपनी मम्मी की बात सुन करके उदास हो जाती है और अपनी बुआ के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंडिया में आकर के स्नेहा को चंडीगढ़ के एक बड़े अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। अस्पताल के पास ही एक वृद्धा आश्रम बना हुआ है। एक दिन वृद्धा आश्रम से अस्पताल में फोन आता है, जल्दी से डॉक्टर को भेज दो, वृद्धा आश्रम में रहने वाली एक माता जी को हार्ट अटैक आया है और उनको लाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब स्नेहा को यह बात पता चलती है तो वह फटाफट से एक नर्स को साथ लेकर के अपनी कार से उस वृद्धा आश्रम की तरफ निकल पड़ती है। जब वह वृद्धा आश्रम के अंदर जाती है और देखती है कि एक बूढ़ी माता जी जमीन पर लेटी हुई हैं, दर्द के मारे पूरी तरह से कहर रही है, पूरे शरीर पर पसीना पसीना हुआ बैठा है। पास में ही एक बुजुर्ग व्यक्ति उनको सांत्वना दे रहा है। स्नेहा जल्दी से उन बुजुर्ग माता जी का इलाज शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही स्नेहा उनका चेहरा देखती है तो दंग रह जाती है। हैरान परेशान से कहती है, दादी आप इधर क्या कर रही हो? आपको क्या हो गया है? पास में ही बैठे दादाजी पर नजर जाती है तो उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। पहले स्नेहा फटाफट अपनी दादी को अस्पताल लेकर जा करके उनकी अच्छा तरह से इलाज करवाती है। जब उसकी दादी नॉर्मल हो जाती हैं तब अपने दादाजी के पास आकर गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है, माँ तो कह रही थी आप अमेरिका गए हैं बुआ के साथ, लेकिन आप तो इधर वृद्धा आश्रम में हैं, इधर आप कैसे पहुँचे? दादाजी कहते हैं, बेटा अभी 4 महीने पहले ही तुम्हारे मम्मी पापा मुझे इस वृद्धा आश्रम में छोड़ करके गए हैं। मैंने अपने बेटे बहू के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मेरा घर होते हुए भी मुझे वृद्धा आश्रम क्यों भेज रहे हो? मैंने कितनी मुश्किल से अपना घर बनवाया था, लेकिन अपने घर को छोड़ करके हम दोनों को, पति पत्नी को, बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। मुझे तो अपने बेटे पर बहुत शर्म आ रही है कि मेरा बेटा ऐसा निकला, और तो और एक पैसा भी खर्च के लिए नहीं देता है, एक एक पैसे के लिए तरसा दिया है मेरे बेटे ने मुझे। तुम्हें तो पता है बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती है, दवाइयों का इतना सारा खर्चा होता है। जब मैंने तुम्हारी माँ और पापा से खर्चे के लिए पैसे मांगे तो उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया। मुझे तुमसे और मुकुल से भी बात करने के लिए मना किया था, जिसमें तुम्हारा और मुकुल का नंबर था, वह फ़ोन भी तुम्हारी माँ ने मुझसे छीन लिया और यह छोटा सा नोकिया का फ़ोन मुझे दे दिया जिसमें किसी का भी नंबर नहीं है। स्नेहा को सच्चाई पता चलने के बाद अपने मम्मी पापा पर बहुत गुस्सा आता है। वह सोच लेती है कि अब तो मैं अपने मम्मी पापा को सबक सिखा कर रहूँगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कोई छोटी सी स्नेहा नहीं हूँ जो मम्मी मुझे डांट कर कमरे में भेज देंगी। अब कुछ भी हो जाए, मम्मी पापा से ने जो किया इसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर रहेगी। स्नेहा कहती है, आप चिंता मत करो दादाजी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, आप बस शाम तक इंतज़ार करिए, मैं आप लोगों के रहने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। स्नेहा चंडीगढ़ के ही एक सोसाइटी में 2 कमरे का फ्लैट किराए पर लेती है, जिसमें अपनी दादी बाबा को लेकर जाती है। उनके खाने पीने का सारा इंतज़ाम करके जाती है और साथ में एक नर्स को भी अपनी
दादी की देखभाल के लिए रख जाती हैं। वापस से अपने घर आ जाती हैं और जब वह घर आती है तो उसकी माँ कहती है, स्नेहा तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। मुझे तो सब कुछ बहुत पसंद है, लेकिन बस तुम्हारे एक हाँ करने ही बाकी है, फिर आगे बात बढ़ाई जाएगी। मैंने पापा से भी सारी बात कर ली है। स्नेहा पूछती है उनके परिवार में कौन कौन है, तो सिमरन बताती है कि अकेला लड़का है और बस माता पिता है, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। स्नेहा कहती है मुझे उसके माता पिता नहीं चाहिए, मुझे बस लड़का अकेले चाहिए। अगर उसके माता पिता हैं तो मैं उससे शादी नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी शादी उस लड़के से करनी है तो आपको उस लड़के के माता पिता को पहले वृद्धा आश्रम भेजना होगा, तभी मैं उससे शादी करूंगी। स्नेहा तो पागल हो गई है, अपने ससुराल जाने से पहले ही अपने सास ससुर को वृद्धा आश्रम भेजने की बात कर रही है। इससे आगे कुछ बात होती तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। सिमरन को एक नोटिस मिलता है जिसको पढ़ करके उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह अपने पति को फोन करती है, वह घर पर बुलाती है। उसे नोटिस में साफ साफ लिखा है कि यह कोठी और दुकान बंसीलाल के नाम है और उन्होंने आपको इस दुकान घर को खाली करने का सरकारी नोटिस भेजा है। बहू बेटा देखते हैं कि नोटिस भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके ससुर हैं, यानी कि स्नेहा के दादाजी। सिमरन हड़बड़ती हुई वृद्धा आश्रम में फोन लगाती है, लेकिन उधर से जवाब मिलता है कि वह दोनों लोग इधर से कुछ दिन पहले ही छोड़ करके चले गए हैं और उन्हें नहीं पता है कि वह कहाँ रहते हैं। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि यह दुकान और घर उन्हें 15 दिन में खाली करनी है। अब इन 15 दिनों में सिमरन और उसके पति को यह चिंता हो रही है कि वह अपने माता पिता को कहाँ ढूंढे, आखिर वह कहाँ पर हैं। अपने मम्मी पापा को इस तरह से परेशान देख करके स्नेहा को बुरा तो लगता है, लेकिन उन लोगों ने दादी बाबा के साथ जो किया है वह भी अच्छा नहीं किया है। यही सोचकर वह उनको कुछ नहीं बताती है। बहुत ढूंढने पर भी जब उनके दादा दादी नहीं मिलते हैं तो 15 दिनों बाद सरकार की तरफ से घर और दुकान को खाली करवाने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं। सिमरन के हाथ पैर फूल जाते हैं। तभी स्नेहा उन पुलिस वालों के साथ ही अपनी दादी बाबा को लेकर भी आ जाती है। दोनों पति पत्नी अपने माता पिता के पैर में गिर जाते हैं और कहते हैं, पिताजी आप यह क्या करवा रहे हैं, अपने ही बेटे बहू को अपने घर से निकलवा रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे आपकी दुकान मैं नहीं संभाल लूँगा तो बुढ़ापे पर कौन देखेगा, आखिरकार आपकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा ही तो हक है। हक की बात सुन करके स्नेहा कहती है, सही कह रहे हो पापा, आखिरकार आप उनके इकलौते बेटे हो, प्रॉपर्टी तो आपका पूरा हक है, पर आपने माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजने का हक आपको किसने दिया, उनके ही घर से उनको निकालने का हक आपको किसने दिया। आपको शर्म नहीं आती है अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धा आश्रम भेजने में। अरे आपको पता भी है जिस दुकान में आप काम कर रहे हैं वह दुकान दादाजी की ही मेहनत का खड़ी की हुई है। जिस घर में आप और मम्मी रह रहे हैं यह कोठी भी दादाजी की ही बदौलत बनी है और आप दोनों उनको हुई ही इस घर से निकाल दिया। घर में इतने सारे पैसे होते हुए भी आपने उन्हें एक एक पैसों के लिए तरसाया है कि वह दादी की दवाई तक नहीं खरीद पाते हैं। अपनी बेटी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर के दोनों पति पत्नी दंग रह जाते हैं। उन्हें तो समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है, उनकी बेटी को यह सब कैसे पता चला। दादाजी सब कुछ समझाते हुए अपने बेटे बहू से कहते हैं, बेटा तुमने हमारे साथ जो किया है वह बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। आखिरकार क्या कमी रखी है थी मैंने तुम्हारे लिए, सब कुछ तो तुम्हारे लिए ही किया था, लेकिन एक बूढ़े माँ बाप तुमसे बुढ़ापे पर संभल नहीं गए।
अपने पत्नी की बातों में आकर तुमने हमें वृद्धा आश्रम भेज दिया और कभी इन 4 महीनों में तुम्हें 1 घंटे का भी समय नहीं मिला मुझसे मिलने आने का। तुम शायद भूल गए थे कि यह कोठी और यह दुकान आज भी मेरे नाम है, इसलिए आज मैं तुम्हें इन दोनों से बेदखल करता हूँ। यह बात मैंने कानूनी तौर पर भी तैयार करवा ली है और अखबार में भी छपवा लिया है। आखिरकार मैंने वृद्धा आश्रम का अनुभव लिया है, तो कुछ दिन तुम भी इधर उधर भटक कर देखो कैसे लगता है। अपने दम से कुछ पैसे कमा कर देखो और जब तुम्हारे पैसे कोई छीन ले तब तुम्हें कैसा लगता है यह भी महसूस करके देखो। दादाजी अपने बहू बेटी को माफ नहीं करते हैं, हालांकि दादी का दिल पिघलता भी है, लेकिन स्नेहा के कहने पर वह भी चुप हो जाती हैं। बाद में स्नेहा अपनी दादा दादी के साथ इस कोठी में आराम से रहने लगती है। दादाजी भी अपनी दुकान पर बैठने लगते हैं और साथ में 2 नौकर लेते हैं। आज स्नेहा अपने दादी दादा के घर में उनके साथ रहकर बहुत खुश है। उसके दादा दादी भी अब अपनी मर्जी से खा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।